जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेश सिंह और आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिंघम पर। साथियों, हम हिंदी शुरू कर रहे हैं, हिंदी शुरू कर चुके हैं, 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तीसरा आज हम चर्चा करेंगे लिपि पर। लिपियों में बात करेंगे, लिपियों पर। लिपियां क्या होती हैं, कौन कौन सी लिपियां हैं और हमारी जो लिपि है वो कौन सी है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी खूबियां क्या हैं और एक आध कमियों को भी इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिपि। लिपि कहते किसे हैं? अगर हम कहें कि लिपि किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए तो आप एक 1 लाइन में इसका क्या जवाब देंगे कि लिपि किसे कहते हैं? तो देखिए, ध्वनियों, जो भी ध्वनियाँ हैं, अर्थात मनुष्य द्वारा जो भी, जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो ये एक ध्वनि ही तो है। तो हम जो बोलते हैं, मतलब ये हमारे द्वारा व्यक्ति वाणी को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। समझ में नहीं आई होगी बात, फिर से समझाते हैं। देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ लो। शाब्दिक एक ये जो पर्टिकुलर शब्द लिखा हुआ, ये एक विशेषण है। इसका विशेषण है, एक संज्ञा जो है इसकी, शब्द का विशेषण है ये, तो शब्द से बना है शाब्दिक। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है लिखित या फिर चित्रित। अब आप सोच रहे होंगे चित्रित क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमारी जो लिपियां थी, कौन सी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। मतलब जैसे आजकल हम लोग इमोजी भेज रहे हैं, नहीं देखा है? इमोजी कभी कभी हंसते हैं तो यहाँ से आंसू गिरने लगते हैं, कहीं कहीं आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, कभी कभी खोपड़ियाँ ही उल्टी हो जाती है। इमोजी तो हम समझ ही नहीं पाते। और एक सबसे ज़्यादा इमोजी एक जो आता है ना, इस तरह से इमोजी आता है और इस तरह से कुछ रहता है, फिर यहाँ पे ग्लो करता है चेहरा उनका। मैं तो समझ ही नहीं पाता इसके बाद क्या भेजना है। और अक्सर एक थैंक यू के बाद जब कोई भेजता है, मैं तो पूछ लेता हूँ उनसे अक्सर, अब इसके बाद क्या भेजना था, तो बेचारे वो हंसने लगते हैं। तो इमोजी, जिनको लिपि हम कहते हैं, तो लिपि क्या है? ध्वनियों अर्थात मनुष्य द्वारा व्यक्ति वाणी को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है लिपि कहलाती हैं। अर्थात लिखित भाषा में मूल ध्वनियों को, जो लिखित भाषा है उसमें मूल ध्वनियाँ, जैसे मान लो मूल ध्वनि क्या है? का, ये मूल ध्वनि है। लेकिन ये का, ये एक वर्ण है, का वर्ण है, क्योंकि इसी को अगर हम देखें तो हम इससे, अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो इससे सी से भी लिख सकते हैं, के से भी लिख सकते हैं, सी एच से भी लिख सकते हैं, और अगर फारसी में देखो तो हो सकता है इस तरह से कुछ लिखा हो। तो ये क्या है? का जो हमने वर्णमाला में इस्तेमाल किया, तो ये वर्ण है। लेकिन इसको लिपि हम कैसे मानेंगे जब इस तरह से लिपियाँ इनकी अलग अलग होती हैं? देखो, कोई भी ध्वनि है, ध्वनि के लिए का वर्ण जो है फारसी में इस तरह से हो सकता है, इंग्लिश में इस तरह से और इस तरह से हो सकता है, हिंदी में इस तरह से हो सकता है। तो ये वर्ण है। लेकिन इनकी लिपियाँ क्या हैं? तो लिपियाँ ये हैं कि इस का को, ये जो लिखने की डिजाइन है, इस तरह से समझिएगा बात। हम का बोलते हैं तो फारसी में भी का बोलते हैं, तो फारसी में जब का बोलते हैं, वो उस का को जिस रूप में लिखते हैं वो हुआ लिपियाँ। समझ में नहीं आया होगा, इतना हम आपको ज़्यादा क्यों ले जाएं। 1 मिनट जरा, ये गाना नहीं है, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, देखो कभी कभी झूमने का मन करता है पढ़ाते पढ़ाते। हाँ, तो लिपियाँ लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह माने गए हैं वो ये सभी वर्ण तो कहलाते हैं, लेकिन जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। खैर छोड़ो, परिभाषा ना याद करो, इतना तो जानते ही होगे कि हमारी लिपि कौन सी है। तो हमारी लिपि है कौन सी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। लिपियों का विकास किस क्रम से हुआ? तो देवनागरी का विकास, उद्भव जैसे कहते हैं, लिपि का उद्भव किस तरह से हुआ? तो सबसे पहले हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि देवनागरी लिपि को अगर प्रश्न में आ जाए कि देवनागरी लिपि को और क्या क्या नाम इनके हैं, तो क्या क्या नाम है? तो इसकी एक नाम है, देवनागरी लिपि का नाम क्या है? लोकनागरी। लोकनागरी। और क्या नाम है इसका? और इसका लोकनागरी के बाद नाम है इसका हिंदी नागरी, हिंदी लिपि, हिंदी लिपि। अब जो लोकनागरी नाम है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, पहली बार आप जान रहे होंगे यहाँ पे, हिंदी लिपि, हिंदी लिपि भी कहते हैं। तो लोकनागरी नाम किसने दिया? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने दिया। आचार्य विनोबा भावे।
आचार विनोबा भावे से 2-3 चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए हमें। भूदान आंदोलन की शुरुआत की आचार्य विनोबा भावे ने, और इनको एशिया का नोबेल मिला सबसे पहले। कौन सा? एशिया का नोबेल। क्या नाम था उसका? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, उसको आप नोटिंग कर लीजिएगा। ठीक, देवनागरी लिपि। अच्छा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देखिए, आपने नाम सुना होगा ब्राह्मी लिपि। देखो, ब्राह्मी लिपि नाम तो सुना ही होगा, राज मल्होत्रा नहीं नाम क्या सुना होगा? देवनागरी लिपि। नहीं, राज मल्होत्रा नहीं, राहुल कहता है, राहुल नाम तो सुना ही होगा। तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ, तो ये किस में बदली? ये बदली उत्तर ब्राह्मी। उत्तर ब्राह्मी। फिर इसके बाद उत्तर ब्राह्मी के बाद क्या हुआ? गुप्त लिपि आई। इसके बाद क्या? गुप्त लिपि। ये देखो, प्रश्न जब ज़्यादा टफ बनाएंगे तब ये चीज़ दे देंगे, वैसे ये पढ़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने कहा बता दें, वरना इसी पे एक पॉइंट हमारा रुका हुआ। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करें बढ़िया सा, बिल्कुल मृदुल भरा। अगला क्या है? सिद्ध मातृका लिपि। अगला है सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि। इतना बिजी था इस समय कि आपसे रूबरू होने का मौका ही नहीं मिला। एक से एक चर्चाएं आपके सामने चल रही थी। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आ गई थी। सिद्ध मातृका लिपि। अगला क्या है? कुटिल लिपि। और कुटिल लिपि जब 2 भागों में विभाजित हो जाती है, क्या? कुटिल लिपि। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? तो 2 पार्ट हैं इसके, एक है नागरी लिपि, एक है शारदा लिपि। तो एक कौन सा है? एक है नागरी, इधर न लिखे वरना आप जान नहीं पाओगे, फिर हमसे कहोगे जान नहीं पाते हैं, आधी रात को आते हैं, कहते हैं अंधेरा है। देखो, एक है नागरी लिपि और दूसरा है शारदा लिपि। कुटिल लिपि आगे चलकर 2 लिपियों में विभाजित हो गई, एक नागरी लिपि, दूसरी शारदा लिपि। नागरी लिपि से ही डेवलप हुई है हमारी कौन सी? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि समझ तो आ ही गया होगा अब। फिर हम बात करते हैं कि देखिए, एक जो क्या कहते हैं, एक व्याकरण पिट्समैन है जो, वो कहते हैं लिपियों के बारे में अपना एक स्टेटमेंट देते हैं कि यदि किसी लिपि के आधार, मतलब जो लिपि के आधार पर उन्होंने कहा कि यदि किसी लिपि के अक्षर सर्वांग पूर्ण है, मतलब सभी अक्षर सभी ध्वनियों के लिए पूर्ण हैं, तो वह एक और एकमात्र कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि मतलब देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसके सभी वर्णों के लिए, सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग अक्षर हैं। जैसे कि हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, रोमन, जिसको इंग्लिश किस में लिखी जाती है? रोमन लिपि में लिखी जाती है। इंग्लिश में देखो, का को लिखने हम बोलते हैं का, तो हिंदी में का के लिए सिर्फ यही बोला जाएगा का। ये नहीं है कि डबल का लिख दो या फिर का खा लिख दो, ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है? का जो प्रोनाउंसिएशन है, का को प्रोनाउंसिएशन के लिए हम सी भी लिख सकते हैं, सी एच भी लिख सकते हैं। सी लिखेंगे तो देखो COW काऊ हो गया, सी एच लिखेंगे तो CHEMISTRY केमिस्ट्री हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं? फिर लिख सकते हैं एक्स, अगर लिखें तो BOX बॉक्स हो गया। आया? अगर हम इसके बारे में लिखें के, तो क्या हो सकता है? KIT काइट हो जाएगा, पतंग KIT काइट। ये चीज़ें हैं कि एक ही ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में अलग अलग, मतलब अन्य लिपियों में अलग अलग उनकी लिपियां हैं। देखो, इंग्लिश में C से, CH से और X से, K से का को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ और सिर्फ का को का से ही प्रेजेंट करेंगे, अन्य कोई लिपियां हम नहीं लेंगे। तो इस तरह से इनकी विशेषताएँ हुई। तो हम बात कर रहे थे किस चीज़ की? हम बात कर रहे थे पिट्समैन जो है वो कहें कि यदि किसी लिपि के अक्षर, किसी भी लिपि के अक्षर, दुनिया में जितनी भी लिपि हैं उनके अक्षर अगर सर्वांगपूर्ण है, मतलब समृद्ध हैं अपने आप में, तो वह सिर्फ और सिर्फ देवनागरी के लिपि के हैं, बाकी किसी के नहीं। अब हम बात करते हैं देवनागरी लिपि में कौन कौन सी मतलब भाषा आती है, मतलब कौन कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपियाँ पूछ ली जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा है? तो पहले तो जान लीजिए कि हिंदी है, मराठी है, नेपाली है, संस्कृत, बोडो और डोगरी। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, बोडो और डोगरी। ये किस में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ और भाषाएं हैं, जैसे मान लो कहते हैं कि पंजाबी किस भाषा में लिखी, किस लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाषा और इधर लिपि। ठीक, तो पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी। तो गुरु अंगद ने इसका आविष्कार किया था, गुरुमुखी लिपि। फिर पंजाबी के बाद गुजराती, तो गुजराती लिपि में मणिपुरी देख लीजिए, जो लिपि है मैती। उर्दू और फारसी के लिए कौन सी लिपि इस्तेमाल होती है? तो उर्दू
और फारसी। कौन सी लिपि? फारसी लिपि। कहते हैं पढ़े फारसी बेचे तेलो यह देखो कुदरत का खेल। अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच। अंग्रेजी कहते नहीं, अंग्रेजी लिख दो भला, अंग्रेजी, जर्मन लैंग्वेज और फ्रेंच। ये किस में लिखी जाती है? रोमन लैंग्वेज में, रोमन लिपि में लिखी जाती है, रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद कौन कौन सी है? एक मैथिली लिपि भी है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। मैथिली लिपि और गुजराती। गुजराती लिपि गुजरात में गुजराती भाषा जो है, गुजराती भाषा, इसकी लिपि भी गुजराती है। और मैथिली, जो मैथिली भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है? तिरहुता लिपि एक होती है, तिरहुता लिपि, तो इसमें लिखी जाती है मैथिली भाषा। ठीक है दोस्तों, देखो एक वर्ण के लिए एक ध्वनि चिन्ह है, ये इसकी विशेषताएं हो गई। और इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है, दिस इज ओनली देवनागरी लिपि, ओनली एंड ओनली देवनागरी लिपि। जैसे मैंने बताया CX, K और CH का हमने एग्जाम्पल दिया। अब देखो और एक चीज़, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह है, इसका हम आपको उदाहरण बताते हैं। आप कह रहे हैं कितना सो रहे हैं। एक ही ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह, वर्ण चिन्ह मतलब एक वर्ण के लिए, जैसे वर्ण कोई है तो क्या है, मान लो हम लिखते हैं का, खा, गा और घा। हिंदी में है तो हिंदी में देखो का हमें बोलना है, का प्रोनाउंसिएशन करना है, उच्चारण करना है, का बोल दिए। खा का करना है, खा बोल दिए। गा का करना है, गा बोल दिए। घा का करना है, घा बोल दिए। तो ये वर्ण लिखे हुए हैं, हम जो प्रोनाउंस कर रहे हैं वो ध्वनियाँ हैं। तो वर्ण, एक ध्वनि को उच्चारित करने के लिए और प्रदर्शित करने के लिए एक ही लिपि की आवश्यकता होती है। लेकिन अन्य लैंग्वेज में, जैसे हमारी अन्य लैंग्वेज जो पड़ोसी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में देख लो, इस का को लिखने के लिए हम का लिखेंगे, के लिख देंगे। ठीक, खा को लिखने के लिए भी हम के का इस्तेमाल करेंगे, KH लिख देंगे। और एक से ज़्यादा भी इसमें हम लेटर लेंगे। गा को लिखने के लिए हम जी लिख देंगे और घा को लिखने के लिए GH लिख देंगे। ऐसे ही जा को लिखने के लिए जे लिख देंगे और झा को लिखने के लिए JH लिख देंगे। तो एक से अधिक, एक ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए एक से अधिक वर्णों को प्रयोग किया जाता है, जो हमारे हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में ओनली एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह है, वो इस तरह से, ये इसकी विशेषता हुई। एक ध्वनि वर्ण के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह है, जैसे का को के और सी वाला बताया हमने, ध्वनि वर्ण एक ही ध्वनि है, लेकिन उसके लिए कई कई चिन्ह हैं। तो इस तरह से हमारा ये देवनागरी लिपि यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम अपने सिलेबस से बाहर नहीं जा सकते। और हमारे सिलेबस में यही आएगा कि कौन सी लिपि आदर्श लिपि कहलाती है, तो देवनागरी लिपि ऐसी लिपि आदर्श लिपि कहलाती है जिसमें एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह हो, तो वो आदर्श लिपि कहलाती है। और हमारे देवनागरी लिपि में एक ही वर्ण ध्वनि के लिए एक ही वर्ण चिन्ह है, तो इसलिए हमारी ये लिपि जो है आदर्श लिपि कहलाती है। और इसको कहते हैं आदर्श लिपि, आदर्श लिपि। और क्या कहते हैं? और लोकनागरी कहते हैं, लोकनागरी। और क्या कहते हैं? हिंदी लिपि कहते हैं, हिंदी लिपि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लिपि के बाद हम बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? हम बात करेंगे वर्ण विचार पे। अगला हमारा जो चैप्टर होगा वर्ण विचार। वर्ण विचार में विचार क्या होता है हमने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ विचार क्या होता है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके हम वीडियो को एंड कर, थोड़े थोड़े 10-10, 15-15 मिनट में हम इसको पढ़ेंगे। वर्ण विचार, अगर हम लिखें वर्ण विचार, वर्ण विचार, तो विचार है क्या? विचार क्यों कहते हैं? वैसे विचार तो हमने बताया जब भाषा बता रहे थे कि भाषा क्या है, तो विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। तो विचार क्या है? विचार मन में उठने वाली अध्वन्यात्मक इकाई है। तो वहाँ पे तो हमने विचार को डिफाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम ये ग्रामर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, तो विचार मतलब क्या होता है? तो विचार मतलब यही होता है कि वर्णों का, जैसे वर्ण विचार है तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण, उच्चारण। जैसे उच्चारण में अगर हम बात करें तो एक है सा है,